वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ेंगे, परसिस्ट विद प्रोब इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ पेगासस के जो मिसयूज़ हुए हैं इंडिया में उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, कैसे इन्वेस्टिगेशन वो पूरी होगी और कब पूरी होगी। चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज का क्विज़ मैं आपको दिखा दूँ, मोटिवेशन क्विज़। अगले आधे घंटे में जो भी आप सीखोगे यू विल अप्लाई दैट नॉलेज ऑन दिस क्विज। 4 में से 4 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। ग्रामर और वोकैबलरी पूरे आर्टिकल की हमने इसमें कवर कर ली है। सोल्यूशन दूंगा मैं क्लास के लास्ट में इस क्विज का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे परसिस्ट विद प्रॉब। देखिए प्रॉब का मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन। परसिस्ट विद इज इक्वल टू कंटिन्यू विद, किसी चीज़ को जारी रखना, किसी चीज़ के साथ आगे बढ़ना। कह रहे हैं हमें परसिस्ट विद करना चाहिए, जारी रखना चाहिए जांच को, प्रॉब को, और बहुत जल्द इस जांच को ख़त्म भी कर देना चाहिए। समझ गए ना? परसिस्ट विद, कंटिन्यू विद एक ही बात है, किसी चीज़ को कंटिन्यू या जारी रखना। अब इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है फ्रेश रिपोर्ट ऑफ पेगासस यूज फ्लैग्स द नीड टू टेक इंक्वायरी टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। कह रहे जो नई रिपोर्ट आई है पेगासस के यूज़ की, फिर से एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता लगा है कि पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर सरकार ने यूज़ किया है इजराइल से मंगा करके। कह रहे ये रिपोर्ट अपने आप में फ्लैग करती है, ये रिपोर्ट इंडिकेट करती है और किसको, उस नीड को, उस ज़रूरत को जो है ले जाने की इस इंक्वायरी को इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक, इस इंक्वायरी को लॉजिक के साथ कंक्लूड किया जाए, ख़त्म किया जाए इस चीज़ तक। है समझ में? तो रिपोर्ट हमें यही बताती है, फ्लैग यही करती है कि जो इंक्वायरी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की है, लॉजिकली वो कंक्लूड होनी चाहिए, सबको एक्चुअल में पता लगना चाहिए सच बात क्या है। रिपोर्ट आपका सब्जेक्ट है, फ्लैग आपकी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पीछे एस लगा हुआ है। सब्जेक्ट और वर्ब आपको ग्रीन और पिंक कलर में मिलेगा पूरे आर्टिकल का। इसी तरीके से आपको इसको फॉलो करते जाना है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। अब इसमें देखने वाली एक स्ट्रक्चर आई है, टेक समथिंग या कैरी समथिंग या फॉलो समथिंग टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल मतलब लॉजिक भरा, कंक्लूजन मतलब आखिरी मुकाम, है ना? इसको यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ 1-2 सेंटेंसेस में। और जैसे द गवर्नमेंट इज़ फोकस्ड ऑन एक्सटेंसिव प्राइवेटाइजेशन, सरकार फोकस्ड है बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन पे। कह रहे इफ़ वी फॉलो दिस स्टेटमेंट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन वन शुड एम एट लर्निंग प्रोफेशनल स्किल्स टू गेट अ गुड जॉब। अगर इस स्टेटमेंट को इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक फॉलो करें, अगर इस स्टेटमेंट को इसके आखिरी मुकाम तक लेकर के जाएं, ये स्टेटमेंट जो ऊपर दी गई है, तो किसी भी इंसान को अब एम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कुछ प्रोफेशनल स्किल्स वो सीखे ताकि उसको अच्छी जॉब्स मिले। समझ में आया ना? तो ऊपर वाली स्टेटमेंट को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले गए और कंक्लूड हमने ये किया कि हर आदमी को अब प्रोफेशनल स्किल्स आनी चाहिए। सरकार प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ध्यान दे रही है। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को बहुत बार देखेंगे, आगे आर्टिकल में भी आपको देखने को मिलेगी। अब जल्दी से नज़र डालेंगे इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे, ताकि अपने को पहले ही पता लग जाए किस बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपनी वोकैब शीट है, थोड़ा सा मैंने इसको और अपडेट कर दिया है। आज के अपने वर्ड्स हैं लास्ट वाले 3-4, इवेंचुअल, एस्पिनास, स्टम्बलिंग ब्लॉक, ये तीनों पुराने वर्ड्स हैं। और एक नया वर्ड है अपने पास, सब्सटैंशिएट। तो पहले पुराने वाले वर्ड्स को अपने रिवाइज कर लेते हैं। इवेंचुअल मतलब आखिरी, यानी कि फाइनल, जो होने ही वाला है। द वर्ल्ड इज स्टिल डिवाइडेड ओवर इवेंचुअल आउटकम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया आज भी बटी हुई है होने ही वाले यानी फाइनल आउटकम पे, ग्लोबल वार्मिंग के इवेंचुअल आउटकम पे। कुछ लोग बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से कुछ होगा नहीं, और बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया तबाह भी हो सकती है। तो आज भी दुनिया बटी हुई है। इवेंचुअल को कंक्लूडिंग बोल दो, अल्टीमेट बोल दो, इनएविटेबल बोल दो, जो होने ही वाला है, इनएविटेबल फाइनल, है ना, अनअवॉइडेबल। तो ये इनएविटेबल जिसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल, ये इवेंचुअल, इसको आज आप आर्टिकल में देखोगे। फिर एक वर्ड है एस्पिनाज, इसका मतलब होता है जासूसी, किसी पर निगरानी। द गवर्नमेंट इज़ फेसिंग द चार्जेस ऑफ वाइड स्प्रेड एस्पिनाज,
सरकार फेस कर रही है ऐसे आरोपों को जो है बहुत बड़े स्केल पे वाइड स्प्रेड जासूसी के, एस्पिनाज के। तो सर्वेलेंस इसका एक स्नूपिंग और सर्वेलेंस इसके सिनोनिम्स हैं। सर्वेलेंस को आज आप आर्टिकल में देखोगे, याद रखना है इस वर्ड को, एस्पिनाज। एक और वर्ड है स्टम्बलिंग ब्लॉक, आपके रास्ते की हर्डल, इम्पेडिमेंट, बाधा, है ना, जो चीज़ आपको आपके मकसद तक, आपकी मंजिल तक जाने से रोके, स्टम्बलिंग ब्लॉक कहलाती है ना। इसका सिनोनिम इम्पेडिमेंट है, आर्टिकल में देखोगे आप। करप्शन इज़ अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया। करप्शन जो है सबसे बड़ा रुकावट है, स्टम्बलिंग ब्लॉक है भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में, इंडिया की ग्रोथ की स्टोरी में। तो ये स्टम्बलिंग ब्लॉक नाम का अच्छा सा वर्ड है, इसका सिनोनिम इम्पेडिमेंट आर्टिकल में आप देखने वाले हो। इसको डिटरेंट और ऑब्स्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड है अपना, नया वर्ड है आज का, सब्सटेंशिएट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का प्रूफ देना। आपने कुछ बोल तो दिया लेकिन उसका प्रूफ भी तो दोगे ना, दैट प्रूफ इज कॉल्ड सब्सटेंशिएशन, है ना। जैसे द विटनेस गेव नो एविडेंस टू सब्सटेंशिएट हिज स्टोरी। विटनेस ने दिया किसी भी एविडेंस को नहीं अपनी स्टोरी को कंफर्म या प्रूव करने के लिए। तो जो उसने बताया उसको प्रूव नहीं कर पाया वो, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ था ही नहीं, है ना, सब्सटेंशिएट नहीं कर पाया। तो सपोर्ट, कंफर्म या प्रूव कहते हैं इसको। इसका सिनोनिम है कॉर्बोरेट। ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखने वाले हो, सब्सटेंशिएट नाम का। तो ये 4 ही वर्ड से अपना रिवीजन चालू रखें, है ना। देखो अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 400 वर्ड्स हो चुके हैं अपने पास, अच्छे लेवल के। अगर इतने वर्ड्स के साथ आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ, है ना, अच्छे से अगर आपको इनको वर्ड्स का आपको आइडिया है। चलिए समरी टाइम। आर्टिकल की पूरी समरी और टोन मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ ताकि आप इसको ईजिली समझ पाएँ। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, अपनी ऐप को डाउनलोड करें, YT योर इंग्लिश ट्यूटर को प्ले स्टोर से अवेलेबल है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे। ऐप पे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिलेंगे। राइटिंग स्किल्स के कोर्स में बेसिक से एडवांस तक हम पहुंच चुके हैं। अब ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग जो है इस कोर्स में चल रहा है, फ़ायदा उठा सकते हैं आप इसका। 699 का कोर्स है, 499 में अवेलेबल है। 1 जनवरी से कोर्सेज के दाम बढ़ने वाले हैं। उसी तरीके से बैंकिंग का कोम्बो मिलेगा जिसमें आपको पिछले सालों के हर टाइप के क्वेश्चन को अलग करके उनकी सही अप्रोच और कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। 2 साल का कोर्स है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं 649 में एक्सक्लूसिव कोड को लगा करके। और भी कोर्सेज आपको मिलेंगे SSC बैंक के छोटे छोटे 50 से 100 रुपये में। फ़ायदा उठाने के लिए ऐप को आज ही डाउनलोड करें, और ये नंबर है व्हाट्सअप, इस पर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए समरी बहुत सीधी सी है। देखो हुआ ये है कि पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ कर रही थी, अभी उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ हमें मिली है कि सरकार ने उसका कई बार यूज़ किया है और शायद अभी भी करती आ रही है। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस के यूज़ के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन को भी गठित किया था कि आप बताओ क्या इंडिया ने वास्तव में यूज़ किया है या नहीं किया। सरकार बिल्कुल भी इस बात का हाँ या ना में जवाब देने से कतरा रही है कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी मजबूर होकर के इंक्वायरी कमीशन से ये रिपोर्ट मंगवा रही है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं पेगासस की और सरकार सही तरीके से बता नहीं रही हुआ क्या है। तो इसका मतलब यही है कि अब इस इंक्वायरी कमीशन को पूरे जद्दोजहद के साथ में इस इंक्वायरी को कंप्लीट करना चाहिए और इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर के आना ही चाहिए। पूरा देश का ये जानने का हक है कि क्या वास्तव में बड़ी बड़ी हस्तियों के फ़ोन्स को सरकार ने टैप करवाया है या नहीं करवाया। समझ गए ना। तो ये आज का आर्टिकल जो है लॉजिकल टोन का है, रैशनल टोन का। क्या लॉजिकल है? लॉजिक अब यही है कि बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमें सच जानने की बहुत ज़रूरत है। नेशनल सिक्योरिटी को हर जगह घुसा करके सच को छुपाया नहीं जा सकता। समझ गए। ये समरी है और आज की टोन है लॉजिकल। चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। एक डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है, आपको लास्ट में देता हूँ सेशन के, पहले इसको समझ लो अच्छे से। कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसएग्री विद द आर्गूमेंट दैट there cannot be a parallel probe by any inquiry commission into the allegations of unlawful surveillance using the Pegasus spyware after the Supreme Court ordered an independent inquiry। कह रहा है ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, बड़ा ही मुश्किल है इस चीज़ से डिसएग्री करना, इस चीज़ को ना मानना, और किस चीज़ को, इस आर्गूमेंट को डिसएग्री करना इस आर्गूमेंट के साथ। अच्छा कौन सी आर्गूमेंट? दैट वो ये कि कोई भी पैरेलल प्रोब नहीं हो सकती है, कोई भी दूसरी प्रोब पहले वाली प्रोब के साइमल्टेनियस नहीं हो सकती है। प्रोब मतलब जांच, और किसके द्वारा? किसी भी इंक्वायरी कमीशन के द्वारा, बाय एनी इंक्वायरी कमीशन। और किस चीज़ के अंदर? उन एलिगेशंस के अंदर
उन सारे आरोपों के अंदर जो हैं अनलॉफुल सर्वेलेंस के, जो हैं गैर कानूनी जासूसी के। और कैसी जासूसी है? यूज़ करते हुए द पेगासस स्पाईवेयर को, इस पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर को। और कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही बिठा दिया है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को अलग से सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये डिसएग्री करना बड़ा डिफिकल्ट है इस चीज़ पे कि कोई भी जो पैरेलल जो है ना इंक्वायरी नहीं हो सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इंक्वायरी करवा रहा है तो फिर बंगाल की सरकार नई इंक्वायरी नहीं करवा सकती है ना। ये चीज़ बिल्कुल सही है, इससे हम डिसएग्री नहीं कर सकते। यही हुआ इसमें, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी तो चल रही है, ममता बनर्जी ने अपनी खुद की इंक्वायरी भी बिठा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये उल्टे सीधे काम मत करो, हम करवा रहे हैं, अच्छे से हमें करवाने दो। इट की वर्ब है इज, प्रोब की वर्ब है कैन नॉट बी। ये कैन नॉट बी वर्ब सब्जेक्ट से पहले क्यों रखा हुआ भाई? क्योंकि देयर नाम के इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से आपका क्लोज शुरू हुआ है दैट नाम की कंजंक्शन के बाद। जब भी देयर किसी क्लोज की शुरुआत करेगा तो वर्ब सब्जेक्ट से पहले होगी। प्रोब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है इसकी, है ना। पैरेलल मतलब साइमल्टेनियस, कंकरेंट, जो एक जैसा हो, समझ गए ना। पैरेलल मतलब साथ के साथ। एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप। सर्वेलेंस मतलब स्नूपिंग, स्पाइंग, सुपरविजन, एस्पियोनाज, इस वर्ड को अपने अभी देखा है। यूजिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ऐसा समझ लो वो वाली सर्वेलेंस जो यूज़ करके हुई है पेगासस को। समझ में आ गया ना? सर्वेलेंस कैसे हुई है? इस्तेमाल में लेके पेगासस को। तो यूजिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का एस बड़ा है, प्रॉपर नाउन है, सी बड़ा है, प्रॉपर नाउन है। कोर्ट के आगे हमने द भी लगाया। सरकारी संस्थाओं को हम द लगा के इज्जत देते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। करा इट इज़ नो सरप्राइज देन द टॉप कोर्ट has stayed the functioning of the commission constituted by the West Bengal government and headed by the retired judge Justice Madan B. Lokur। वही हुआ, कह रहा कोई सरप्राइज नहीं है इस बात में, कोई अचंभा नहीं है, कोई हैरानी नहीं है। देन तब कि एक जो टॉप कोर्ट है हमारी, उसने स्टे कर दिया है, उसने रोक दिया है फंक्शनिंग को, और किसकी? एक कमीशन की जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिस कमीशन को बनाया गया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा। और जो हेडेड थी, जो अगुवाई में थी, जिसकी अगुवाई में थे रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक इसी तरह की इंक्वायरी कमीशन को बिठाया और कोर्ट ने बिना किसी अचंभे के, हमें कोई अचंभा नहीं है, उस इंक्वायरी कमीशन को स्टे पे डाल दिया है, उसकी फंक्शनिंग को ख़त्म कर दिया है। समझ में आ गया ना? कोर्ट का यही कहना है कि हम करवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, तो आप क्यों स्टेट गवर्नमेंट वाले अपनी अपनी अलग अलग से जांचें करवा रहे हो, है ना। इट की वर्ब है इज, टॉप कोर्ट यहाँ है सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसकी वर्ब है हैज स्टेड। जब कोर्ट किसी चीज़ को स्टे करती है तो उस पर स्टे लगा देती है, उस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल देती है, ऐसा समझ लो। कमीशन के लिए दो एडजेक्टिव आए हैं। पहला है कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, वो कमीशन जिसको कॉन्स्टिट्यूट या एस्टेब्लिश किया गया था। और फिर कमीशन एंड के बाद में हेडेड, वो कमीशन जिसकी अगुवाई में थे, जिसके हेड साहब थे रिटायर्ड जज। समझ गए? चलो आगे बढ़े। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है नाउन्स के बाजू में आकर के, वो बताती है वो नाउन्स किस तरह के हैं, है ना। कह रहे सीएम ममता बनर्जी had taken note of the allegations of surveillance that possibly targeted personages in West Bengal and was on good legal ground when she took the first step या legal step towards unearthing the truth। अब बता रहा है कि ममता बनर्जी को सूझा कैसे कि मैं एक इंक्वायरी कमीशन बिठाऊं। कह रहे जो सीएम ममता बनर्जी हैं उन्होंने लिया था, हैड टेकन, वो ले चुकी थी, और क्या? नोट, ऑब्जर्वेशन, और किसका? ऑफ लगा के बता रहा है उन एलिगेशंस का, उन आरोपों का जो थे जासूसी के, सर्विलेंस के। तो सीएम जो थी ये सबसे पहली थी इन जासूसी के सारे एलिगेशंस जो सरकार पे लगे हैं, केंद्र गवर्नमेंट पे, उनका नोट लेने वाली। अब ये वो एलिगेशंस ऑफ सर्विलेंस है जिसने पॉसिबली टारगेट किया था बड़ी बड़ी हस्तियों को, वेस्ट बंगाल की इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ यानी पर्सनेज को इन वेस्ट बंगाल। और सीएम साहब जो थी ये अच्छी लीगल ग्राउंड पे भी थी, ये कानूनी आधार भी था इनके पास, जब इन्होंने ले लिया पहला लीगल स्टेप, पहला कानूनी कदम, और किसकी तरफ? भांडाफोड़ करने की तरफ, खुलासा करने की तरफ, अनअर्थ करने की तरफ, सच को यानी कि ट्रूथ को। आया समझ में? तो इन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी सीएम ने, है ना। इन्होंने सर्विलेंस के ऊपर सवाल उठाया, फिर उन्होंने बोला कि मैं एक स्टेप ले रही हूँ, नोट ले रही हूँ सर्विलेंस का,
अब मेरे ध्यान में ये आ गया है कि इसके सर्विलेंस के कारण हमारे वेस्ट बंगाल की बड़ी बड़ी हस्तियों के फ़ोन टैप हुए हैं। और इसने सही लीगल ग्राउंड पे भी थी जब इसने पहला लीगल कदम लिया इस पूरे ट्रूथ को अनअर्थ करने का, इसको खुलासा करने का, लेकिन बाद में गलत होगी, वो बताएगा आगे, ठीक है। बैनर्जी की वर्ब है हैड टेकन, दैट की वर्ब है टारगेटेड, और बैनर्जी की एंड कंजंक्शन के बाद दूसरी वर्ब है वॉज। बैनर्जी हैड टेकन नोट ऑफ एंड बैनर्जी वॉज। टेक नोट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी कंसिडरेशन में लेना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। शी की वर्ब है टुक। पर्सनेज का मतलब होता है बड़ी बड़ी हस्तियाँ, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़। अनअर्थ करना, किसी चीज़ का भंडाफोड़ करना, किसी चीज़ का खुलासा करना, एक्सपोज करना, रिवील करना, ब्रिंग आउट करना, है ना। टू ब्रिंग टू द लाइट भी बोलते हैं इसको, लिख देता हूँ मैं, टू ब्रिंग टू द लाइट, किसी चीज़ को लाइट में लाना, है ना, सबके सामने। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल आर्टिकल है, ज़्यादा लोड मत लो, आराम से इसको पीस बाय पीस पढ़ते जाओ। कह रहा है इट वॉज अ स्टेप दैट वॉज वारंटेड बाय द सर्कमस्टेंसेज देन गिवन द यूनियन गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू एक्नॉलेज दैट इट possessed such spyware or whether those identified by an international media investigations as targets were subject to any sort of surveillance in the country। अब कह रहा है ये क्यों सही था, सीएम ने ऐसा क्यों किया, है ना, ममता बनर्जी ने। कह रहा है ये एक स्टेप था, ये कदम था जो कि वारंटेड था, जो ज़रूरी बनाया गया था, और किसके द्वारा भाई, उस वक्त के सर्कमस्टेंसेस यानी कि हालातों के द्वारा। वारंट करना मतलब किसी चीज़ को नेसेसिटेट यानी रिक्वायर करना, किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना। तो ये एक ऐसा कदम था जो ज़रूरी बन गया था उस वक्त के हालातों को देखते हुए। अच्छा भाई कैसे हालात थे, कह रहे गिवन देखते हुए इस चीज़ को, कंसीडर करते हुए जो दिया गया है गिवन यूनियन गवर्नमेंट की रिफ्यूज़ल को, मनाही को, सरकार की मनाही को, और क्या करने की भाई, मान लेने की, एक्नॉलेज करने की कि रखती थी, पजस करती थी इस तरह के स्पाईवेयर को, इस तरह के स्पाइंग करने वाले सॉफ्टवेयर को। और या फिर वो लोग दोज जो आइडेंटिफाइड बाय हैं, जिनको पहचाना गया है एक इंटरनेशनल मीडिया इन्वेस्टिगेशन में टारगेट्स के तौर पे, एज टारगेट्स या विक्टिम के तौर पे, कह रहे वो लोग सब्जेक्ट टू थे, वो लोग एक्सपीरियंस किए थे, वो लोग अधीन थे किसी भी तरह की सर्विलेंस के, किसी भी तरह की जासूसी के हमारे देश में। तो कह रहे इसलिए ये स्टेप बड़ा ज़रूरी हो गया था ममता बनर्जी का, क्योंकि सरकार जो है ना उसने दो चीज़ों के लिए मना ही कर दिया था कि नहीं मानेंगे। पहली चीज़ कि हमारे पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, और दूसरी चीज़ जिन लोगों के नाम इंटरनेशनल मीडिया बता रही है उनमें से किसी की भी हमने स्पाइंग या सर्विलेंस करवाई है। तो ऐसा सरकार मान नहीं रही थी, तो सीएम ने सही काम किया था उस वक्त। इट की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है वॉज, वारंटेड पैसिव वॉइस में। वारंट करने का मतलब ज़रूरी बनाना, रिक्वायर करना किसी चीज़ को। स्टेप के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन आया है, वो वाला स्टेप जो वारंट करता है ना, दैट। गिवन और गिवन दैट के बीच का डिफरेंस आप जानते हो, अगर गिवन के बाद सब्जेक्ट वर्ब का क्लोज हो तो आप गिवन दैट यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब आपको कहीं नहीं दिखेगा, दैट कंजंक्शन के बाद नया क्लोज शुरू हो रहा है, तो गिवन के बाद कोई क्लोज नहीं है, तो इसलिए हमने गिवन को यूज़ किया है सब्जेक्ट वर्ब ना होने की वजह से। ये कॉन्सेप्ट हम कई बार कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में रिपीट हो चुका है। सर्कमस्टेंसेस मतलब हालात, इट की वर्ब है पजेस्ट, पजेस्ट का मतलब अपने पास रखना, इट आया है सरकार के लिए। दोस्त की वर्ब है वर, ठीक है। सब्जेक्ट टू होने का मतलब होता है किसी चीज़ के अधीन होना, टू बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। जैसे म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड मार्केट के रिस्क के अधीन होते हैं, सब्जेक्ट टू रिस्क होते हैं। जितना मार्केट में रिस्क उतना ही फंड्स में भी रिस्क आपको मिलेगा। वैसे ही फाइनल सिलेक्शन वुड बी सब्जेक्ट टू मेरिट लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन जो है अधीन है, अंडर इन्फ्लुएंस है मेरिट लिस्ट के। कितने भी नंबर आपको मिले हो, मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगी आपको फाइनल सिलेक्शन मिला या नहीं मिला। तो सब्जेक्ट टू को आप इस तरीके से बहुत जगह देखेंगे। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। स्पाईवेयर, इस वर्ड को देख के क्या आपको कुछ याद आता है? चलो आराम से पॉज करके देख लेना। स्पाईवेयर और ये सभी ऐसे नाउन्स हैं जो कि आपको लगता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इन नाउन्स को कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनके आगे कभी भी एस नहीं लगा सकते, इनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ब्रेड, एडवाइस, पेपर, इक्विपमेंट, आर्टिलरी, ग्लास, न्यूज़, क्लॉथ, इंफॉर्मेशन, लेजिस्लेशन, रिसर्च, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और स्पाईवेयर।
आपको लगेगा सॉफ्टवेयर हैं सर 10-12 तो सॉफ्टवेयर से लिख देता हूँ, नहीं हो सकता भाई। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ही रहेगा, एक हो या 1000 हो, है ना। ये अनकाउंटेबल नाउन है। इक्विपमेंट इक्विपमेंट ही रहेगा, बहुत सारे इक्विपमेंट हो तो भी इक्विपमेंट ही लिखना है, इक्विपमेंट्स नहीं लिख के आना। ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये बिल्कुल ऐसे नाउन्स हैं जैसे कि मिल्क होता है, जैसे कि वाटर होता है। पानी चाहे कितना भी हो आप वाटर ही लिखोगे, है ना, मिल्क वाटर शुगर। चलो अब कुछ सेंटेंसेज अपने पास, किस तरह से इन क्वेश्चंस को आप जो है सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। एक काम करते हैं, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है ना और लास्ट वाला सेंटेंस बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको निकाल दें। द स्टूडेंट आस्क्ड फॉर सम पेपर्स फ्रॉम द एग्जामिनर। स्टूडेंट ने एग्जामिनर से कुछ पेपर्स मांगे। अपने बोलते हैं ना हिंदी में, स्टूडेंट लिख रहा था, उसको पेपर की ज़रूरत पड़ी, है ना, तो उसने एक नई आंसर शीट मांगी, पेपर्स मांगे। तो पेपर तो आप कभी भी प्लूरल में यूज़ कर नहीं सकते हो, ये मटेरियल नाउन होता है। तो पहले तो क्या करो, इसका एस निकाल दो। अब आप बोलोगे सर पेपर तो मांगे थे कई सारे, एक पेपर क्यों लिख रहे हो आप, तो आप क्या लिखो, सम पीसीज ऑफ पेपर। आ गया समझ में, पेपर्स नहीं, सम पीसीज ऑफ पेपर। ये नाउन हमेशा अनकाउंटेबल है, बिना इसके आएगा। उसी तरीके से ग्रैंडपा गेव हिम 3 वैल्यूबल एडवाइसेस। दादाजी ने उसको 3 अच्छी सलाहें दी, है ना, मशवरे दिए। वैल्यूबल एडवाइसेस नहीं हो सकता, एडवाइस ही होगा, पीछे का एस निकाल दो। अब आप बोलोगे सर दी तो 3 थी, तो फिर एडवाइस को लिख रहे हो, तो लिख दो 3 पीसीज ऑफ वैल्यूबल एडवाइस। तो बस यही तरीका है इन नाउन्स को डील करने का, अगर आपको इनका प्लूरल बनाना हो। ऑल ऑफ दीज इक्विपमेंट्स आर टू बी सोल्ड इन एन ऑक्शन। सारे के सारे इक्विपमेंट बेचे जाएंगे एक ऑक्शन के अंदर। इक्विपमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एस नहीं आएगा इसके आगे, आप इक्विपमेंट ही लिखें। और अगर बहुत सारे हैं, ऑल लिखा हुआ है, तो ऑल पीसीज ऑफ दीज इक्विपमेंट्स आर टू बी सोल्ड। द सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आर चीपर देन दोज ऑफ एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर जो हैं सस्ते होते हैं बजाय उनके जो होते हैं एप्पल के। ये दोज आया सॉफ्टवेयर्स के लिए, है ना। अब मुझे बताओ सॉफ्टवेयर को प्लूरल बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो आप क्या करो, यहाँ से एस को निकाल दो और सॉफ्टवेयर को वर्ब भी सिंगुलर देंगे, तो आर की जगह यहाँ पे इज को लगा दो। अब यहाँ पे पीसीज लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर 2 3 4 5 15 20 होता तब मैं लिख देता पीसीज, है ना। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर से आपने सारे सॉफ्टवेयर को डिनोट कर ही दिया है। तो सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज़ चीपर देन, अब दोज की जगह लगाओगे दैट ऑफ एप्पल। ये दोज दैट वाला कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने इससे मिक्स कर दिया है। दोज आता है प्लूरल नाउन्स के लिए, नाउन अपना सिंगुलर है, सिंगुलर ही इसको वर्ब दी है, तो यहाँ पे दोज नहीं, यहाँ पे दैट को यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस कॉन्सेप्ट पे देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रामर को साथ में लेकर के चलोगे तो पढ़ने का मजा आएगा। कह रहा रिपोर्ट्स बाय एन इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट सेट दैट 300 आउट ऑफ 50,000 लाइकली टारगेट्स ऑफ पेगासस स्पाईवेयर वर इंडियन। कह रहे रिपोर्ट्स आई है जो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट से, कंसोर्शियम मतलब ग्रुप, है ना, सिंडिकेट्स, कुछ लोगों का एक छोटा सा कोहर्ट, है ना, इसको कोहर्ट भी बोलते हैं। लिख देता हूँ आगे, COHORT। तो एक ग्रुप या सिंडिकेट आया था जर्नलिस्ट का, इंडिकेटेड जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने ऐसा कहा कि 300 लोग उन 50,000 लोगों में से जो लाइकली टारगेट हैं पेगासस स्पाईवेयर के, वो इंडियंस थे। तो 50,000 लोगों की स्पाइंग हुई है दुनिया भर में, उसमें से 300 लोग इंडिया के थे जिनकी स्पाइंग, जिनकी जासूसी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके करवाई गई है। रिपोर्ट्स की वर्ब है सेड, 300 की वर्ब है वर, ठीक है। कंसोर्शियम मैंने आपको बता दिया, ग्रुप कोहर्ट, है ना, एक जैसे लोगों का ग्रुप कहलाता है सिंडिकेट, कंसोर्शियम या कोहर्ट। चलिए कह रहे सब्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट also refused to cede any ground in the Supreme Court and declined to give a simple yes or no reply to the court's questions। जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने क्या बताया, कह रहे बिल्कुल इसके बाद सब्सिक्वेंटली सरकार ने भी मना बोल दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कोई भी ग्राउंड को सीड करने में। सीड एनी ग्राउंड का मतलब होता है पीछे हटना, सरेंडर करना, अपने हथियार डालना। तो सरकार ने अपने हथियार डालने से बिल्कुल मना कर दिया, और किसमें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इसी सरकार ने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया कि वो नहीं देगी एक यस या नो में अपना जवाब उन सवालों का जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो क्वेश्चंस हैं द कोर्ट के। तो सरकार ने ना बोला हाँ, सरकार ने ना बोला ना, और कोई ग्राउंड भी सीड नहीं किया, ना किसी गलती को एक्नॉलेज, जो है मिस्टेक को एक्नॉलेज किया। वो सरकार अपनी बात पे अड़ी रही कि हमें नहीं पता पेगासस क्या होता है ना।
ऐसी बात की, ऐसा हुआ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के बाद। तो गवर्नमेंट की वर्ब है रिफ्यूज्ड और दूसरी वर्ब है गवर्नमेंट की एंड कंजंक्शन के बाद डिक्लाइन। रिफ्यूज और डिक्लाइन दोनों का मतलब होता है मना कर देना। सीड एनी ग्राउंड आप देख चुके हो, हथियार डालना, अपनी गलती को मानना। आगे कह रहा है स्टोन वॉलिंग अटेम्प्ट्स टू रेज इट इन पार्लियामेंट एंड स्टिकिंग टू इट्स गन इन द कोर्ट, द गवर्नमेंट इनएविटेबली इन्वाइटेड एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट फॉर एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो सरकार जब यहाँ पे जिद्दी हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है स्टोन वॉल करते हुए किसी भी अटेम्प्ट को। स्टोन वॉल क्या होता है, एक वर्ब होती है, स्टोन मतलब पत्थर, वॉल मतलब दीवार। जब आप एक पत्थर की दीवार बना लेते हो किसी बात के सामने, तो आप उस बात को ऑब्स्ट्रक्ट या हिंडर करने लगते हो, आप किसी चीज़ को कोऑपरेट करने से मना करते हो, स्टोन वॉल कर देते हो, बोले मैं तो नहीं करूँगा, है ना, अड़ जाना इसको कहते हैं हिंदी में। तो कह रहे हैं स्टोन वॉल करते हुए अटेम्प्ट्स को, रोकते हुए अटेम्प्ट्स को जो है रेज करने के इस इश्यू को पार्लियामेंट में। सरकार ने कभी भी इस इश्यू को पार्लियामेंट में डिस्कस होने दिया ही नहीं, हमेशा जब भी डिस्कस होने लगता सरकार इसको स्टोन वॉल कर देती है। कह रहा है ऐसा करते हुए, और दूसरा अपनी गन्स पे स्टिक करते हुए। स्टिक टू योर गन्स का मतलब होता है अपनी गलती ना मानना, रिफ्यूज टू अग्री और कॉम्प्रोमाइज, अपनी बात पे अड़े रहना, एडमेंट रहना। तो अपनी बात पे अड़े रहते हुए कोर्ट के अंदर, कह रहा है ऐसे दोनों कामों को करते हुए हुआ क्या, सरकार ने इवेंचुअली या इनएविटेबली या अनअवॉइडेबली इनवाइट किया है एक ऑर्डर को जो आया कोर्ट से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का। आया समझ में? ये दोनों काम सरकार करती रही, अपनी बात पे फंसी रही, अड़ी रही, स्टोन वॉल करती रही सारे अटेम्प्ट्स को पार्लियामेंट में डिस्कस करने के। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने हार के क्या किया, तुम नहीं मानते हो ना तो कोई बात नहीं, हम एक इंक्वायरी कमीशन बिठा देते हैं, हम करवा लेंगे इसकी इंक्वायरी हुआ क्या है। तो सरकार ने इनएविटेबली इस ऑर्डर को इन्वाइट किया। अब आ गया होगा समझ में, सरकार की वो इन्वाइटेड, सरकार के यहाँ पे 2 PPS हैं, मतलब 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, पहला स्टोन वॉलिंग, दूसरा स्टिकिंग टू इट्स गन। जब ये दोनों काम सरकार कर रही थी तभी सरकार ने इनवाइट किया। इनएविटेबली मतलब आखिरकार, इवेंचुअली, अनअवॉइडेबली, अल्टीमेटली, इस वर्ड को अपने देख चुके हैं। स्टिक टू योर गन्स का मतलब होता है अपनी गन्स को पकड़े रखना, झगड़े में कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना करना, अपनी गलती मानना ही नहीं, है ना, स्टिक टू योर गन्स, टू रिमेन एडमेंट। और स्टोन वॉलिंग आप जान गए हो, किसी चीज़ को डिले करना या किसी चीज़ में कोऑपरेट करने से मना करना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द बेंच हेडेड बाय द CJI ऑफ इंडिया, यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV Ramana ruled that the bogey of national security was not an adequate reason not to have a credible inquiry into the allegations। कह रहा है ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट वो ये कि जो बेंच है, जो एक पीठ है, जजेस का ग्रुप है, जिसकी अगुवाई में है जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV Ramana। कह रहे इस बेंच ने रूल कर दिया, इस बेंच ने कह दिया, डिसाइड कर लिया, दैट वो ये कि जो बॉगी है ना नेशनल सिक्योरिटी की, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो बहाना है, बॉगी का मतलब है कोई चीज़ जो आपको डराए, है ना, बहाने के तौर पे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो डर है या बॉगी है, वो एक एडिक्वेट रीज़न नहीं है, अपने आप में पर्याप्त कारण नहीं है ना करवाने का, नॉट टू हैव एक क्रेडिबल इंक्वायरी को, एक भरोसेमंद जांच को एलिगेशंस में, इन आरोपों के अंदर। तो जज साहब ने भी यही बोला, आप जो ये डर दिखा रहे हो कि हम नेशनल सिक्योरिटी के कारण नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई डर नहीं है अपने आप में नेशनल सिक्योरिटी का। अगर कुछ ऐसा काम हुआ तो सबकी नज़रों में आना चाहिए, इस बॉगी को आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हो। समझ में आ गया? इट की वर्ब है इज, जज की वर्ब है, बेंच की वर्ब है रूल्ड। बेंच एक वन वर्ड होता है ग्रुप ऑफ जजेस का। बेंच के लिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव भी आया है, वो वाली बेंच जो हेडेड बाय ए CJI। बॉगी की वर्ब है वॉस। बॉगी का मतलब होता है फियर, अ फियर कॉजिंग थिंग, समथिंग दैट कॉजेज फियर, है ना, ऐसी चीज़ जो डर का बहाना करे। हमेशा नोट को टू से पहले रखें, टू के बाद में ना रखें। क्रेडिबल मतलब भरोसेमंद, ऑथेंटिकेट, बिलीवेबल। टू नॉट हैव गलत हो जाता है, नॉट टू हैव ऐसे ही लिखा जाता है नोट को टू से पहले। चलिए, ये जो बॉगी वर्ड है ना, इसके मिलता जुलता एक वर्ड और है बॉगी। ये बॉगी होती है ट्रेन की, ट्रेन का डब्बा, समझ गए ना। ये बॉगी अलग है, स्पेलिंग देख लेना, और ये बॉगी अलग है, ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स है। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको यहाँ करवाता हूँ, इन कॉन्सेप्ट्स को आप, कुछ लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं सर कहाँ से सीखा जाए, हम शुरू से बैच करना चाहते हैं SSC का, बैंक का, एक पेड बैच ले आओ। अरे भाई, ये सारे कॉन्सेप्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुके हैं डिटेल के अंदर। जो आप पेड बैच में सीखना चाहते थे,
हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी सबके लिए कर लिया है। आप होम पेज पे जाएं और इस प्लेलिस्ट को चलाना शुरू करें, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लाखों लोग इस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा चुके हैं, आप भी ले सकते हैं, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी डेडिकेशन अब काम करेगी, आप कितना सीखना चाहते हो। चलिए, कह रहा है अ फ्रेश रिपोर्ट सजेस्टिंग दैट पेगासस वॉज यूज टू टारगेट जेल्ड एक्टिविस्ट रोना विलियम्स मोबाइल फोन underscores the urgent need to persist with the investigation into the illegal use of spyware in India। कह रहे एक नई रिपोर्ट जो आई है सजेस्ट करने वाली, क्या सजेस्ट करने वाली, दैट वो ये कि जो पेगासस है इसको यूज़ किया गया था टारगेट करने के लिए जेल में बंद एक्टिविस्ट रोना विल्सन के मोबाइल फ़ोन को। कह रहा है ये जो फ्रेश रिपोर्ट है ना, इस तरह की ये फ्रेश रिपोर्ट अंडरस्कोर करती है, हाईलाइट करती है, अंडरलाइन करती है, सबकी नज़रों में लाती है उस अर्जेंट नीड को जो है बने रहने की, कंटिन्यू विद करने की इन्वेस्टिगेशन को इस इलीगल यूज़ में, इस गैरकानूनी इस्तेमाल में स्पाईवेयर के इंडिया के अंदर। तो एक जो नई रिपोर्ट आई है ना, अब उससे हमें यही पता लगता है कि ये काम तो हुआ है, अच्छे से हमें इसकी कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को, स्पाईवेयर के इलीगल यूज़ को इंडिया में सबके सामने रखना चाहिए। फ्रेश रिपोर्ट की वर्ब है अंडरस्कोर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पेगासस की वर्ब है वॉज यूज्ड। स्पाईवेयर आप देख चुके हो, ऐसा वर्ड है जो अपने आगे एस नहीं लेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट है ना। परसिस्ट विद इज इक्वल टू कंटिन्यू विद। चलिए, अब मेरा आपसे एक सवाल है, यूज टू के बाद में कभी कभी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हो, कभी कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखते हो, क्या चक्कर है? ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि यूज टू के बाद में टारगेट आएगा, टारगेटिंग नहीं आएगा? अपने आप से पूछो क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, फिर वो कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। चलो आ जाओ, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यूज्ड है ना, यूज्ड, देखो मैं यूजेस की बात नहीं कर रहा, मैं यूज़ की बात नहीं कर रहा, यूज़ एक वर्ब है ना, मैं उसकी थर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूँ। सारा कन्फ्यूजन इसी में होता है। इसमें यूज़ के बाद में टू, जब भी टू लगे, जब भी यूज़ के बाद में टू लगे, ठीक है, क्या लगे, टू, तो कभी कभी उसके बाद में इन्फिनिटिव आएगा वर्ब का बेस फॉर्म, और कभी कभी जीरेंड आएगा। ये अपने को डिसाइड कैसे करना है? अगर यूज्ड एक वर्ब का काम कर रही है एक्टिव या पैसिव के अंदर, तो अपने बाद में इन्फिनिटिव लेगी। अगर यूज्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तब अपने बाद में जीरेंड को लेगा। बस आपको इस एक ही लाइन को समझ करके रखना है। सेंटेंस में देख लेना यूज्ड वर्ब है या नहीं है। अगर वो वर्ब है तो अपने बाद में इन्फिनिटिव लेगी, अगर वो एडजेक्टिव है तो अपने बाद में टू लगा के जीरेंड को यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लेगा। अब जब वो एडजेक्टिव होता है तब वो किसी के हैबिट को बताता है, किसी चीज़ के आदी होने को बताता है। जैसे मैं देरी से सोने का आदी हूँ, जैसे वो जंक फूड खाने की आदी है ना। हैबिट को बताता है यूज़ जब भी एडजेक्टिव फॉर्म में आए। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। ही यूजेस टू स्टे या स्टेइंग अप अंटिल लेट इन द नाइट। वो यूजेस टू है, वो आदि है रात में देरी से जगने का, स्टे या स्टेइंग अप लेट करने का रात में, है ना। अब आपके सामने सवाल है कि सर स्टे लिखें या स्टेइंग लिखें। यूजेस टू हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी है कि ये सारा कॉन्सेप्ट यूज्ड टू का है। किसका है भाई? यूज्ड टू का। यूज नाम की वर्ब की किसी और फॉर्म पे हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं। हमें पता है जब भी वर्ब यूजेस इस तरह से यूज जब भी फर्स्ट या सेकंड फॉर्म में आए, उस केस में आपको इन्फिनिटिव को ही यूज़ करना है। समझ गए? सारा झगड़ा यूज नाम के एडजेक्टिव का या यूज नाम की वर्ब का है, यूजेस नाम की वर्ब का नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही कन्फ्यूजन आएगा, फर्स्ट फॉर्म में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं यहाँ पे स्टे ही लिखने वाला हूँ। अब इसको देखो, ही यूज टू स्टे या स्टेइंग अप अंटिल लेट इन द नाइट। अब देखो यहाँ पे यूज्ड आ चुका है, अब कन्फ्यूजन आपको होना चाहिए। अब मुझे बता दो सेंटेंस में यूज्ड क्या काम कर रहा है? सर सब्जेक्ट है ही, वर्ब है यूज्ड। अगर यूज्ड यहाँ पे एक्टिव वर्ब है तो आप यहाँ पे वर्ब देखते ही यहाँ पे स्टे को यूज़ करेंगे, ना कि स्टेइंग को। समझ गए ना? जब भी यूज्ड वर्ब हो तो आपको इन्फिनिटिव ही यूज़ करना है। जब यूज्ड एडजेक्टिव हो तब आपको जीरेंड को यूज़ करना है। तो ही यूज टू स्टे अप अंटिल लेट इन द नाइट का मतलब है वो ऐसा किया करता था, रात में लेट तक जगा करता था, है ना, यूज टू। अब तीसरा देखो, ही इज यूज टू स्टे या स्टेइंग अप अंटिल लेट इन द नाइट। वो आदि है, यूज टू है रात में देरी से जगने का। आपको चेक करना है यहाँ पे यूज्ड क्या काम कर रहा है। सर सब्जेक्ट है ही, वर्ब है इज, यूज्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव, उसके आदि पने को बता रहा है।
अब जैसे ही आपने देखा यूज यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसके हैबिट को बता रहा है, तो आप यूज करेंगे यहाँ पे स्टेइंग को। ठीक है, बस यूज्ड वर्ब है या यूज्ड एडजेक्टिव है, आपको इतना ही देखना है। अगर एडजेक्टिव है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा अपने बाद यूज टू, नहीं तो अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेगा यूज टू, है ना। लास्ट में देख लो, वैक्सीन्स मेड फॉर एनिमल्स वर यूज टू एंड या एंडिंग द पैंडेमिक। वैक्सीन्स जो मेड फॉर थी एनिमल्स, जो कि जानवरों के लिए बनी थी, उनको इस्तेमाल किया गया था ख़त्म करने के लिए पैंडेमिक को। देखो यहाँ पे इज़ यूज टू, आपने सोच लिया सर इज एम आर वॉज वर के बाद यूज टू आए तो मैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पे इज एम आर वॉज वर के बाद में यूज आ रहा है, लेकिन फिर भी वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। अब देखो ऐसा क्यों, यहाँ पे यूज्ड पैसिव की वर्ब है, वैक्सीन जो है ना उनको इस्तेमाल किया गया था पैसिव वॉइस में, वर यूज्ड, समझ गए ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है वैक्सीन्स आदि थी, हैबिट की बात नहीं हो रही है वैक्सीन्स के, हम कह रहे हैं वैक्सीन्स जो जानवरों के लिए बनी थी उनको इस्तेमाल लिया गया था पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पैंडेमिक को ख़त्म करने के लिए। अगेन जैसे ही ये पैसिव की वर्ब बनी, वर्ब बनते ही अपने बाद में इसने वर्ब की बेस फॉर्म को लिया। आ गया समझ में। तो जरूरी नहीं है इज एम आर वॉज वर के बाद यूज टू आए तो वो अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, आपको बस ये चेक करना अल्टीमेटली सेंटेंस में यूज्ड कहीं एडजेक्टिव तो नहीं है। अब मैं दो सेंटेंसेस के साथ आपको छोड़ रहा हूँ, इस फॉर्मूला को लगाओ और देखो दोनों में से किस में आप एक्सचेंज या एक्सचेंजिंग या ट्रैवल या ट्रैवलिंग लिखोगे। इस कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा इसके आंसर, आप भी इसको जरूर से अटैम्प्ट करो, डालना कमेंट्स में जिसको आता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। कह रहा है यूएस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंपनी आर्सेनल कंसल्टिंग हैज सेड Mr. Wilson's phone was attacked as many as 49 times and it was successfully infected by the time he was arrested in June 18 for alleged involvement in Bhima Koregaon case। कह रहे यूएस की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंपनी आर्सेनल कंसल्टिंग ऐसा कह चुकी है कि विल्सन साहब का फ़ोन जो है अटैक किया गया था लगभग 49 दफ़ा, 49 टाइम्स। कह रहा है और ये सक्सेसफुली इन्फेक्ट भी कर दिया गया था जिस वक्त तक वो अरेस्ट हुए थे जून 2018 में, उनकी कथित इन्वॉल्वमेंट के लिए, भागीदारी के लिए, हिस्सेदारी के लिए भीमा कोरेगांव वायलेंस केस के अंदर। तो ऐसा उन्होंने बताया कि जब इनको इन्वेस्ट किया गया था ना, उस वक्त तक इनके फ़ोन में सरकार के द्वारा पेगासस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वायरस को डाल दिया गया था। आ गया समझ में। कंसल्टिंग की वर्ब हैज सेड, फ़ोन की वर्ब है वॉज अटैक्ड पैसिव वॉइस में, इट की वर्ब है वॉज इन्फेक्टेड पैसिव वॉइस में, ही की वर्ब है वॉज अरेस्टेड अगेन पैसिव वॉइस में। अलेजिड मतलब ऐसा कहा जाता है वो इन्वॉल्व थे, प्रूव करना अभी भी बाकी है, अलेजिड है, कथित है। एज मनी एज किसी आंकड़े से पहले बताता है कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। एज मनी एज 49 टाइम्स का मतलब है 49 दफ़ा, है ना। इस 49 के ऊपर जोर देने के लिए एज मनी एज नाम के एडवर्ब को हमने यूज़ किया है। चलिए आगे बढ़े। कह रहा अर्लियर द फर्म हैड क्लेम्ड दैट नेट वायर a remote access Trojan was used to plant letters on Mr. Wilson's computer। कह रहा है इससे पहले फर्म ने क्लेम किया था दैट वो ये कि नेटवायर जो है ना, नेटवायर ये सॉफ्टवेयर है ना नेटवायर। कह रहा है नेटवायर नाम का सॉफ्टवेयर जो है एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन भी है। जो ट्रोजन का मतलब भी होता है जो वायरस हो, और रिमोट एक्सेस का मतलब है जो दूर से एक्सेस किया जा सके, यहाँ से बैठे बैठे मैं आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में डलवा दूँ, है ना। तो कह रहा फर्म ने क्लेम किया था कि नेटवायर नाम का ऐसा ट्रोजन जो है उसको इस्तेमाल किया गया था प्लांट करने के लिए लेटर्स को मिस्टर विल्सन्स के कंप्यूटर में। तो कुछ लेटर, कुछ खत, कुछ पत्र जो हैं इनके कंप्यूटर पे कुछ ईमेल्स डलवाए गए थे, प्लांट किए गए थे दूर से बैठे बैठे इस सॉफ्टवेयर के जरिए। आगे समझ में। फर्म की वर्ब है हैड क्लेम्ड, नेटवायर की वर्ब है वॉज यूज्ड। अगेन नेटवायर को यूज़ किया गया था, इस्तेमाल में लिया गया था, तो यूज़ यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं वर्ब है, इसलिए टू प्लांट लिखा है, टू प्लांटिंग नहीं लिखा है। प्लांट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रखना कहीं पे। आप किसी के प्लांट कर रहे हो ना एविडेंस को या लेटर्स वेटर्स, तो आप किसी एविडेंस को खुद से जा करके रख रहे हो, बाद में इसी की बिना पे आप उसको पकड़ लोगे। प्लांट का मतलब यही होता है। कर एडवोकेट एंड क्यू अक्यूज्ड सुरेंद्र गाडलिंग वॉज ऑल्सो टारगेटेड इन द सेम मैनर। तो कह रहे एक दूसरा बंदा जो है सुरेंद्र गाडलिंग, इसको भी टारगेट किया गया था इसी तरीके से, इन द सेम मैनर। गाडलिंग की वर्ब है वॉज ऑल्सो टारगेटेड। कह रहे दीज डेवलपमेंट्स रेज सस्पिशन अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द एविडेंस बीइंग रिलाइड अपॉन टू ट्राई हिम एंड अदर्स फॉर एन अनसब्सटेंशिएट माइज्ड प्लॉट्स। कह रहे ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये सारे घटनाक्रम जो हैं जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं, है ना,
मोबाइल में कंप्यूटर में इनके जानबूझ करके मोबाइल जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कुछ लगवाया गया। कह रहा है ये डेवलपमेंट्स जो है रेज करती हैं, उठाती हैं इस सस्पिशन को, इस डाउट को, इस शक को जो है जेन्युइननेस का, ऑथेंटिसिटी का और किसका, उस एविडेंस का जिसको रिलाई अपॉन किया जा रहा है, जिसके ऊपर बेस किया जा रहा है, जिसके ऊपर डिपेंड किया जा रहा है, उसको ट्राई करने के लिए, ट्राई करने का मतलब होता है किसी आदमी को कोर्ट में केस चलाना, है ना। ट्राई करना मतलब कोर्ट में केस चलाना। तो इन दोनों लोगों को कोर्ट में केस चलाने के लिए और दूसरों को भी, और किस पे, एक ऐसे माइस प्लॉट के ऊपर जो अनसब्सटेंशिएटेड है, जिसका सब्सटेंशिएशन बाकी है, जो अनप्रूवर है, जिसको कंफर्म नहीं किया जा सका। तो अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो यही पता लगता है कि ऐसी एविडेंस जिसके ऊपर उनको, इन लोगों को पकड़ा है ना, वो एविडेंस एक्चुअल में लगता है कि किसी स्पाईवेयर के जरिए इनके फ़ोन में रखवाई गई थी। बाद में इसी के जरिए इनके ऊपर UAPA लगा दिया गया और एक ऐसा माइस प्लॉट का इनके ऊपर इल्ज़ाम है जो अनसब्सटेंशिएटेड है। शायद हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन इसका कोई प्रूफ अभी तक हमारे पास नहीं है। सब्सटेंशिएट, कॉर्पोरेट नाम की वर्ब आप देख चुके हो, किसी चीज़ का प्रूफ देना। चलिए, डेवलपमेंट की वर्ब है रेस। जेन्युइननेस मतलब कौन सी चीज़ कितनी ऑथेंटिकेट है, कितनी सही है। सस्पिशन मतलब डाउट, डर, है ना, आपका जो है शक किसी चीज़ को लेके। अनसब्सटेंशिएट मतलब जिसका प्रूफ देना बाकी है। कह रहा देयर इज लिटिल डाउट दैट द कोर्ट ऑर्डर प्रोब बाय एक्सपर्ट्स सुपरवाइज्ड बाय अ पैनल headed by retired Supreme Court Judge Justice R.V. Ravindran should be taken to its logical conclusion and the country be told whether Pegasus or any other spyware was used to infect mobile phones or other devices of lawyers, activists and journalists among others. अब कह रहा है इसका कंक्लूजन यही है कि कोई भी डाउट नहीं है, देयर इज़ लिटल डाउट, हमें इस चीज़ पे कोई भी शक नहीं है। दैट वो ये कि कोर्ट के द्वारा ऑर्डर की हुई जो जांच है, जो प्रोब है, और ये प्रोब किन के जरिए है, एक्सपर्ट्स के जरिए। और एक्सपर्ट्स कौन है, जो सुपरवाइज्ड है, जो निगरानी किए जा रहे हैं एक पैनल के द्वारा, जिस पैनल की हेड अगुवाई में है, जिस पैनल को हेड कर रहे हैं रिटायर्ड SC जज जस्टिस R.V. रविंद्रन। कह रहा कोई भी डाउट नहीं है कि ये जो प्रोब है ना, इसको लिया जाना चाहिए इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक, इसको अपने आखिरी मुकाम तक ले जाया जाना चाहिए। और कंट्री जो है ना, उसको बताया जाना चाहिए, शुड बी टोल्ड। देखो, शुड बी टेकन और शुड बी टोल्ड, शुड यहाँ पे दूसरी बार अपने आप आ रहा है। कंट्री जो है उसको शुड बी टोल्ड बताया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में, हाँ या ना, कि पेगासस या ऐसा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इसको इस्तेमाल किया गया था इन्फेक्ट करने के लिए स्मार्टफोन्स को, मोबाइल फ़ोन्स को या दूसरे डिवाइसेस को, वकीलों के, एक्टिविस्ट के, जर्नलिस्ट के और इसी तरह कई और लोगों के भी अमंग अदर्स। आ गया समझ में? तो अब यही हमारे पास कोई डाउट नहीं है कि इस कोर्ट की इंक्वायरी को हमें फटाफट पूरा करवाना ही चाहिए। डाउट की वर्ब है इज, लंबा सेंटेंस है लेकिन पीस बाय पीस हमने पढ़ लिया इसको, है ना। डाउट की वर्ब है इज, देर से क्लोज शुरू हो रहा है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखा हुआ है। लिटिल का मतलब है ना के बराबर, क्लोज टू जीरो। प्रोब की वर्ब है शुड बी टेकन, कंट्री की वर्ब है शुड बी टोल्ड। सुपरवाइज यहाँ पे एडजेक्टिव है एक्सपर्ट्स के लिए। टेक समथिंग टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, आपको मैं बता चुका हूँ, किसी चीज़ को उसके आखिरी मुकाम तक ले जाना। पेगासस का वर्ब, पेगासस की वर्ब है वॉज यूज्ड। अगेन पेगासस के लिए यूज्ड एक एडजेक्टिव का नहीं, एक वर्ब का काम कर रहा है। पेगासस को इस्तेमाल में लिया गया था पैसिव वॉइस में, इसलिए यूज टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को हमने यूज़ किया है। कह रहा देयर is much riding on this judicially overseen inquiry and it behooves the government of the day to extend its full cooperation and not pose any impediment to its independent functioning। कह रहा बहुत कुछ राइड कर रहा है। देखो राइडिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, एक वर्ब जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है मच नाम के नाउन के लिए। राइडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का सपोर्ट करना किसी दूसरी चीज़ को। राइड का मतलब होता है सवार होना, जैसे मैं राइड कर रहा हूँ तो मैं सपोर्टेड हूँ किसी दूसरी चीज़ के द्वारा। कह रहा बहुत कुछ सपोर्टेड है, बहुत कुछ सवार है इस जुडिशली ओवरसीन इंक्वायरी पे, इस न्यायिक जांच पे जो न्यायिक जो है ओवरसीन हो रही है ना, जिसको जजेस साहब ओवरसी कर रहे हैं। आया समझ में? बहुत कुछ इस पे सवार है। कह रहा है और ये बिहूव करता है, ये सूट करता है द गवर्नमेंट ऑफ प्रेजेंट डे को, आज की सरकार को, कि वो एक्सटेंड करे, वो दे अपना पूरा कोऑपरेशन और ना खड़ा करे, ना पोज करे किसी भी इम्पेडिमेंट को, किसी भी रुकावट को इस इंक्वायरी की इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग में, इसकी आज़ाद जांच में, इसकी आज़ाद कामगिरी में।
आ गया समझ में? सब कुछ इस इंक्वायरी पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ इस पे सवार है। सरकार को यही बिहेव करता है कि अपनी टांग ना फंसाए, फुल कोऑपरेशन दे इंक्वायरी में और पता लगे सारे देश को क्या हुआ था। राइडिंग यहाँ पे इसकी वर्ब होगी इज। मच एक्चुअल में सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, मच आपका सब्जेक्ट है। और राइडिंग जो है ना, राइडिंग ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पार्टिसिपल का। राइडिंग का मतलब बता दिया मैंने, सवार। इट की वर्ब है बिहूव। बिहूव का मतलब होता है सूट करना, शोभा देना। बिहूव को बिहोव भी लिखा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन अमेरिकन इसको बिहूव लिखते हैं, HOO है ना। ब्रिटिश वाले, इंग्लैंड वाले तो सिंगल हो, अमेरिकन डबल हो, तो दोनों ही सही स्पेलिंग्स हैं। एक्सटेंड मतलब देना, गवर्नमेंट ऑफ द डे मतलब आज की गवर्नमेंट। पोज का मतलब है खड़ा करना, लेकिन इन चीज़ों को डाउट, डेंजर, सस्पिशन, डिलेमा, इम्पेडिमेंट, नेगेटिव चीज़ों को रेज करने को कहते हैं पोज करना। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, इसको हर्डल बोल दो, हिंड्रेंस बोल दो, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन बोल दो। टू लगा के बताते हैं जहाँ भी जिसके भी रास्ते में आप रुकावट जो है खड़ा करें। इम्पेडिमेंट टू इट्स फंक्शनिंग। पूरा पोस्टमार्टम हमने कर दिया है, सेंटेंस सेंटेंस का, वर्ड वर्ड का, ग्रामर ग्रामर का, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का। अब आ जाओ इसके क्विज पे। थोड़ा सा आज का हैवी था क्योंकि लंबा था आर्टिकल, है ना, हैवी तो नहीं था, लंबा था। आपका क्विज बड़ा आसान है, आपको बताना है इक्विपमेंट को कौन सी वर्ब दोगे, और यूज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है या यूज्ड यहाँ पे वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है ना। दो कॉन्सेप्ट जो आपने अभी सीखे हैं। फिर बताना है वन वर्ड स्टोन वॉल का क्या मीनिंग होता है। बता चुका ना मैं आपको, पत्थर की दीवार, स्टोन वॉल, इस वर्ब का क्या मीनिंग होता है। लास्ट में आपको सर्विलेंस का एक सिनोनिम ढूंढना है, कंसोर्शियम, कॉर्पोरेट, एस्पिनाज या सब्सटेंशिएट। तो ये चारों कॉन्सेप्ट अपने सीख चुके हैं, अच्छे से आप कर सकते हो। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आंसर्स को डाल रहा हूँ, लेक्चर के नीचे। मेरे आंसर से अपने आंसर को चेक करें, आउट ऑफ 4 आपको कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन भी रख रहा हूँ आपके सामने डिस्क्रिप्टिव का। नेशनल सिक्योरिटी का बहाना लेकर के इस तरह की जांच करवाना आपको कितना सही और कितना गलत लगता है। इस सिक्के के दोनों ही पहलू हैं, नेशनल सिक्योरिटी ज़रूरी भी है, लेकिन ये हर चीज़ का बहाना नहीं भी हो सकता, है ना। तो दोनों तरीके से आपको एनालाइज करना है। डालो कमेंट सेक्शन में, 2-3 कमेंट्स में लिख करके, लिखोगे तो लिखने से राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी। कोर्सेज रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। Until then, signing out.